वेलकम स्टूडेंट। अभी तक एटॉमिक फिज़िक्स में हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम पढ़ा। मींस कि हमने हाइड्रोजन एटम अभी तक डिस्कस किया। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हमने देखा। उसके बाद उस हाइड्रोजन एटम के अंदर हमने जीमन इफ़ेक्ट, स्टार्क इफ़ेक्ट, ये सारे फिनोमिनस देखे। आज के लेक्चर्स के साथ ही और इसके बाद हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिस्कस करेंगे। मींस कि एटम विद मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो आज के बाद हम एटम विद मोर देन वन इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, एक से ज़्यादा वो एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो उसमें सबसे जो सिंपलेस्ट है वो हीलियम एटम है। स्टूडेंट, हीलियम एटम के अंदर न्यूक्लियस पे चार्ज जो है वो +2e है और मास को हम इस तरह अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। और दो इलेक्ट्रॉन है हीलियम एटम के अंदर जिस पे चार्ज -e है। अब स्टूडेंट, अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहें तो उसके लिए हम वेव फंक्शन को साई R1 R2 लिख सकते हैं। अगर ये हम कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास हीलियम एटम है और इस पे चार्ज +Ze है, ठीक है। ये अगर न्यूक्लियस है तो दो इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम के अंदर होंगे। अगर एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये है, इस इलेक्ट्रॉन का अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस या जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो R1 हो, और अगर इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 हो, और दोनों इलेक्ट्रॉनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो R12 हो, तो ये हीलियम एटम को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट, potential energy of electron can be written as E potential energy and this is equal to this expression। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये इलेक्ट्रॉनों की पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है न्यूक्लियस की वजह से। सेकंड टर्म जो है ये सेकंड इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो थर्ड टर्म है तो ये इलेक्ट्रॉनों की आपस में पोटेंशियल एनर्जी है। स्टूडेंट, तो ये हमने हीलियम एटम की सिंपल सी बात कर दी। अब अगर हम इसका काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर लिख लें तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को हम यूँ लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जो Δ1 है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है और Δ2 जो है ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए है। यहाँ पे जो ये आपको म्यू नज़र आ रहा है ये रिड्यूस मास है। यहाँ पे m ईच इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और m के पूरे न्यूक्लियस पे चार्ज है, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब इसके लिए अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखेंगे तो श्रोडिंगर इक्वेशन को हम यूँ लिख सकेंगे, यहाँ पे Δ1 और इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पे चूंकि हम यहाँ पे अब दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम तो नहीं है, लिहाजा हम वेव फंक्शन लिहाजा हमारे पास जो इंटरेक्शन होगी उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्टिव इंटरेक्शन भी होगी और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन इंटरेक्शन भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन की एनर्जी भी आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात हमने याद रखना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऐसे होगा ताकि टोटल एनर्जी मिनिमम हो। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि टोटल एनर्जी को मिनिमम होना चाहिए। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन ऐसे पोजीशन पे होंगे या इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होगी कि टोटल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब स्टूडेंट, ये जो हमने लास्ट इक्वेशन पढ़ा ये इसमें जो लास्ट टर्म है इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम अब निगलेक्ट करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे कूलम्बिक फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहे। तो ये हम एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जब इस अप्रोक्सीमेशन यूज़ करने के साथ हम टोटल वेव फंक्शन जो कि साई R1 R2 है उसको हम यूँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। तो टोटल वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज psi1 r1 into psi2 r2, where psi1 r1 is the special wave function for first electron
and this is where psi 2 is the wave function for second electron. तो अब अगर हम इसको टोटल वेव फंक्शन की जगह पुट कर ले तो हम यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन ये और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन ये, और यहाँ पे टोटल एनर्जी जो होगी वो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E के बराबर होगी। अब स्टूडेंट यहाँ हमने बोहर थ्योरी के अंदर एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था। अब अगर हम उसको हीलियम एटम के लिए करेंगे तो अगर हम n इज इक्वल टू 1 ले लें, ग्राउंड स्टेट ले लें, तो हीलियम एटम के लिए हम इस तरह उसको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे जो 2 है, 2 आपको इसलिए नज़र आ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है z स्क्वेयर, तो z स्क्वेयर यहाँ z स्क्वेयर का फैक्टर है। तो जब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ 2 से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट, और z यहाँ पे 4 इसलिए आ रहा है कि z की वैल्यू 2 है, मींस कि एटॉमिक नंबर हीलियम एटम के लिए 2 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 13.6 ये EH की वैल्यू है। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हीलियम एटम के लिए एनर्जी -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है। लेकिन स्टूडेंट ये वो एनर्जी है कि जो हीलियम एटम को डबली आयनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड है, मींस कि ग्राउंड स्टेट, अगर हम ग्राउंड स्टेट से दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकालना चाहे तो हमें इतनी एनर्जी हीलियम एटम को देनी पड़ेगी। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें ये शो करता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है 78.98 इलेक्ट्रॉन, 78.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है। तो यहाँ पे स्टूडेंट थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। लिहाजा यहाँ पे हम एक और अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे ये यूज़ करेंगे कि जब हीलियम एटम के अंदर चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन E1 है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन E2 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे E1 जो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उस चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो E2 की वजह से इफेक्ट होगा। मींस कि ये जो E2 है ये न्यूक्लियस के कुछ चार्ज को शील्ड करेगा इससे, तो इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हम ये E1 जो इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियस के लिए फील करेगा वो ये होगा Q इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस SE, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से कुछ चार्ज यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इफेक्टिव चार्ज ये होगा। यहाँ पे S की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो सकती है और इस S को हम शील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम ये कह लें, अगर हम शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 रख लें कि जो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सारी वो जो चार्ज है वो न्यूक्लियस की एक चार्ज ही रह जाएगी, मतलब कि जो E2 इलेक्ट्रॉन है ये कुछ न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ से शील्ड करेगा, कुछ चार्ज कैंसिल करेगा। दूसरे आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, तो इस शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 मीन कि E1 जो है इस पे जो ये जो न्यूक्लियस के इफेक्टिव चार्ज को फील करेगा वो Z माइनस 1 होगा अगर S की वैल्यू हम 1 रखें। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को हीलियम एटम से निकाल ले तो हीलियम एटम इस आयन He+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिहाजा जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन होगी वो ये होगी -Z²EH, और यहाँ जब हम Z की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 है तो ये हमारे पास -4EH आ जाएगी, और लिहाजा 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारे पास एनर्जी आएगी वो -68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यहाँ पे स्टूडेंट EH ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास ये -5EH आ जाएगी और ये हमारे पास -68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये अगर हम देख लें तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू के जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है -78.983 इलेक्ट्रॉन इसके काफ़ी करीब है। तो लिहाजा ये अप्रोक्सीमेशन हमने जो यूज़ की ये
यूज़फुल हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट, ये हीलियम एटम के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट लिया। अब हम सिमेट्री ऑफ द वेव फंक्शन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। कंसिडर कर लेते हैं जिस तरह हमने हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन देखे, अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि वही 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जिस E1 और E2, जिसके लिए वेव फंक्शन psi1 इस तरह है और psi2 इस तरह है, तो ये जो psi1 है ये क्वांटम नंबर n1 l1 ml1 पर डिपेंड करेगा और psi2 n2 l2 ml2 पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम नंबर 1 है, उसको क्वांटम नंबर है उसको हम n1 l1 ml1 कह लेते हैं, ठीक है, और इसको कोलेक्टिवली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम नंबर है उसको हम n2 l2 और ml2 इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम b से डिनोट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी जो होगी दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए वो इस वेव फंक्शन के एब्सोल्यूट स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने समझना है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के वेव फंक्शन को हम प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम इसके प्रोडक्ट फॉर्म को इस तरह लिख लें psi a b और इसके ऊपर 1 लिख लें psi1 a1 psi1 a इंटू psi2 b। स्टूडेंट, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है आप लोगों ने। ये अगर न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन E1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1 है, और ये अगर इलेक्ट्रॉन E2 है और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 है। लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि दिस इज E1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज E2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अनडिस्टिंग्विशेबल है। क्या पता ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि यहाँ पे इस डायग्राम में देख ले, अगर यहाँ पे E1 इलेक्ट्रॉन हो तो हो सकता है कि यहाँ पे E2 इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ पे E1 इलेक्ट्रॉन हो, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम या तो वेव फंक्शन को प्रोडक्ट फॉर्म में जब 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखेंगे तो या हम ये लिखेंगे कि psi1 जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है A, जिसको हमने यहाँ पे जिसके क्वांटम नंबर्स को हमने A1 कहा, वो इस तरह भी हो सकता है या वो यूं भी हो सकता है। A जो इलेक्ट्रॉन है वो psi2 में भी हो सकता है या B इलेक्ट्रॉन psi1 में भी हो सकता है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है। अब स्टूडेंट, अगर हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी तो हम 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए देखते हैं और ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ तो सेम होंगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कीजिए कि हमने 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सचेंज किया। इस डायग्राम में ये इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन है और यहाँ से फिर हमने दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक्सचेंज किया। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले आया और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले आया, तो हमारे पास ये डायग्राम बनता है। तो यहाँ पे जो हमने एक्सचेंज किया तो इसका मतलब ये हुआ कि इन इनिशियल वेव फंक्शन और जो फाइनल वेव फंक्शन है इसमें एक फेज चेंज आएगा। उस फेज चेंज को हम EI5 लिखते हैं। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू है, यहाँ पे इसको EI5 को एक्सचेंज ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 हो सकती है या फाई की वैल्यू पाई हो सकती है। तो जब हम फाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और जब हम फाई की वैल्यू पाई रखेंगे, ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये काज फाई प्लस आयोटा साइन फाई आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जब हम रियल पार्ट कंसिडर कर लेंगे तो ये हमारे पास एक दफ़ा जब हम फाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, और जब फाई इज इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट, अगर जब हम 2 पार्टिकल को एक्सचेंज करेंगे, 2 पार्टिकल की पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है। अगर न्यू वेव फंक्शन के साथ अगर प्लस आ जाए तो हम कहेंगे कि वेव इज सिमेट्रिक। अगर न्यू वेव फंक्शन के साथ माइनस आ जाए तो उसको हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ पे ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो अब स्टूडेंट, इसी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को
ओबे करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन की दो इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है उसके लिए वेव फंक्शन को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। अगर हम कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए ए इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन साई 1 के अंदर था और कुछ टाइम के लिए ए इलेक्ट्रॉन वो साई 2 के अंदर था, इसी तरह कुछ टाइम के लिए बी इलेक्ट्रॉन साई 2 के अंदर था तो कुछ टाइम के लिए बी इलेक्ट्रॉन साई 1 के अंदर था। तो लिहाजा हम इसको प्लस की सूरत में लिख सकते हैं कि कभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या हम इस दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इनके दरमियान हम माइनस साइन लिख सकते हैं, जिस तरह इस एक्सप्रेशन के अंदर माइनस साइन आया। तो ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब स्टूडेंट, ऊपर वाले वेव फंक्शन को हम सिमेट्रिक कहते हैं और निचले वाले वेव फंक्शन को हम एंटी सिमेट्रिक कह सकते हैं। अब स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देख ले जो सेकंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक वाला, अगर उसमें हम ये कंसिडर कर लें कि ए और बी एक ही क्वांटम स्टेट है, ठीक है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट के अंदर रह सकते हो, हम अगर रिज्यूम कर ले कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट के अंदर हो, तो जब हम ये वाली कंडीशन पुट करेंगे तो हमारे पास ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जिनके क्वांटम नंबर सेम हो, ठीक है स्टूडेंट, तो वो एक ही स्टेट में नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो वैनिश कर जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन जिनके क्वांटम नंबर सेम हो, ठीक है, और जो पैरेलल स्पिन वाले हो, उनके लिए प्रोबेबिलिटी किसी एक स्टेट में 0 हो जाती है, और जिस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि टू इलेक्ट्रॉन विद द सेम क्वांटम नंबर्स एन एल एम एल आर डिस्क्राइब बाय द सिमेट्रिक स्पेशल वेव फंक्शन। मीन्स कि दो इलेक्ट्रॉन अगर उनके वेव फंक्शन सेम हो, मीन्स कि दो इलेक्ट्रॉन जिनके क्वांटम नंबर सेम हो, तो फिर उनको हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट, अभी तक तो हमने ये स्पेशल वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन स्पिन को भी इन्वॉल्व करना चाहें तो हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। स्पिन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि स्पिन का मैग्नीट्यूड ये होता है और स्पिन क्वांटम नंबर ये होता है, और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ और -½ होती है। अब स्टूडेंट, स्पिन के लिए अगर हम वेव फंक्शंस की बात करें, ठीक है स्टूडेंट, तो अगर दोनों पार्टिकल, दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्पिन, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन अप स्टेट में हो, तो इसको हम ये ζ+1 कहते हैं और ζ+, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, स्पिन अप स्टेट में हो, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन अप स्टेट में हो, ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉसिबिलिटी है। या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन स्टेट में हो, तो इसके लिए हम यूँ लिखेंगे, अगर कुछ वक्त के लिए एक इलेक्ट्रॉन स्पिन अप में हो और दूसरा स्पिन डाउन में हो, और फिर कुछ वक्त के लिए वो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन डाउन में चला जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पिन अप में चला जाए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब स्टूडेंट, अगर हम इसके डायग्राम्स देख लें तो ये इसके डायग्राम है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन अप में हो, ठीक है, तो उसके लिए जो स्पिन की वैल्यू आएगी वो S=1 आएगी। मीन्स कि +½ जब हम दोनों हाफ को जमा करेंगे तो स्पिन 1 आए, S=टोटल स्पिन हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगी। तो उसके लिए MS की वैल्यू +1, -1 और 0 आ जाएगी। तो इसको हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, तो उसके लिए वेव फंक्शन को हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पे C1 की वैल्यू पुट कर लें तो हम C1 की वैल्यू यहाँ पे 1/√2 पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन आ जाते हैं। यहाँ पे MS की वैल्यू +1 हो सकती है, या MS की वैल्यू -1 हो सकती है, या MS की वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये 3 डिफरेंट स्पिन स्टेट्स हैं जो कि सिमेट्रिक स्पिन स्टेट है। अब इसी तरह स्टूडेंट, अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पिन अप स्टेट में हो और एक इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन स्टेट में हो, तो MS की वैल्यू क्या होगी, MS की वैल्यू -½ होगी और दूसरे MS की वैल्यू +½ होगी। तो लिहाजा
टोटल ms की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, तो इसको हम कहेंगे सिंगलेट स्टेट। ठीक है स्टूडेंट, टोटल क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा और इसको हम सिंगलेट स्टेट कहेंगे। और इसके लिए जो वेव फंक्शन होगी उसको हम यूँ लिखेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज दिस स्टेट, सेकंड इलेक्ट्रॉन इज दिस स्टेट, माइनस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज दिस स्टेट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन इज दिस स्टेट। तो यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा और ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी अगर हम डायग्राम में देख ले तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास ये होगी सिंगलेट स्टेट। अगर एस की वैल्यू 0 आ जाए, एस की वैल्यू 0 क्यों आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है प्लस हाफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन है माइनस हाफ, तो एस की वैल्यू टोटल स्पिन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये हमारे पास सिंगलेट स्टेट आ जाएगा। अब अगर हम इसका टोटल वेव फंक्शन लिख लें, अब चूंकि हमने स्पिन भी इन्वॉल्व किया तो टोटल वेव फंक्शन में हमारे पास स्पेशल वेव फंक्शन भी आ जाएगा और स्पिन वेव फंक्शन भी आ जाएगा। तो साई टोटल इज इक्वल टू दिस साई ए बी विच इज द स्पेशल वेव फंक्शन एंड जीटा एस एम एस विच इज द स्पिन वेव फंक्शन। अब स्टूडेंट ये टोटल वेव फंक्शन हमारे पास ये है और इस टोटल वेव फंक्शन को आप लोगों ने याद रखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक हम पाउली प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो पाउली प्रिंसिपल को अगर मैं स्टेट कर लूँ तो पाउली प्रिंसिपल को आप सिंपली यूँ स्टेट कर सकते हैं, द टोटल वेव फंक्शन ऑफ ए सिस्टम विद मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंटीसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सचेंज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करेंगे तो टोटल वेव फंक्शन जो होगा वो लाजमी एंटीसिमेट्रिक होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की एक स्टेटमेंट है। आगे हम इसकी कुछ और स्टेटमेंट भी देखेंगे। यहाँ पे ये बात भी नोट कीजिए, ऐसे पार्टिकल जिनके स्पिन्स n प्लस हाफ हो, मीन्स के जिनके स्पिन आर इंटीग्रल मल्टीपल हाफ हो, इसको हम कहते हैं फर्मियान्स। यहाँ पे अगर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं n प्लस हाफ, n की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 इस तरह आप रख सकते हैं, तो इसको हम फर्मियान कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे पार्टिकल जिनके स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h हो उसको हम बोसान्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पेशल वेव फंक्शन साई NLM में हो तो एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से उनके जो स्पेशल वेव फंक्शन है वो तो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक होगा, स्पेशल जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर ये वेव फंक्शन सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये डिमांड करती है कि टोटल वेव फंक्शन को एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर स्पेशल वेव फंक्शन सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये हुआ ये जो स्पिन वेव फंक्शन है वो उसको लाजमी एंटी सिमेट्रिक हो जाना चाहिए ताकि टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक हो। अब स्टूडेंट हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम यूं स्टेट कर सकते हैं कि एन एटॉमिक स्टेट characterized by the set of four quantum number n, l, ml, ms can be occupied by at most one electron। अगर हमारे पास एक एटॉमिक स्टेट n, l, ml, ms हो, ठीक है, एक एटॉमिक स्टेट को हम 4 क्वांटम नंबर से करेक्टराइज करते हैं जिसमें n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ms स्पिन क्वांटम नंबर हो, तो उसको हम यूं रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और ये किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक ही टाइम पे ये स्टेट सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेगा। इस स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकेगा। तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि फर्मियान जो है वो एक स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल रहेगा, या इसको हम
यूँ भी स्टेट कर सकते हैं कि एट एटॉमिक स्टेट विद द 3 क्वांटम नंबर एन एल एम एल कैन बी ऑक्यूपाइड बाई एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन्स। अगर दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये एन एल एम एल की वैल्यू सेम हो तो फिर लाजमी होगा कि एम एस की वैल्यू डिफरेंट हो ताकि क्वांटम स्टेट डिफरेंट हो जाए, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक एक स्टेट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने पॉली एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।